चलिए हो जाइए तैयार, अपनी तैयारी में और जोर डालिए और अपनी तैयारी को और धारदार बनाइए और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के कई डाउट्स जो अभी पेंडिंग में होंगे, वो क्लियर होंगे इस वीडियो के बाद। ठीक? तो चलते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके क्लास में एसएससी जीडी के 2025 के, जो कि 4 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट देखते हैं और ये प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर 2024 का। ठीक? तो 2024 में जो एग्ज़ाम आया था, तो उसका है। जानते हैं कई शिफ्ट में होता है, तो उसी में का एक शिफ्ट का हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया है और उसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने का और आप सभी का ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर करने का एक वीडियो में। चलते हैं समय न बर्बाद करते हुए अपनी क्लास की तरफ। चलिए देखिए, क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोग जवाब जितने जल्दी देंगे, आपकी तैयारी उतनी पता चलेगी कि आपकी तैयारी में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है और कितना बाकी है। देखिए, पहला क्वेश्चन करा है, एक तूफान में एक बगीचे के 300 पेड़ में से 243 पेड़ स्थिर रह गए। पेड़ों की संख्या में प्रतिशत कमी क्या है? मतलब कोई तूफान आया, एक बगीचे में जो 300 पेड़ लगे हुए थे, 243 खड़े रह गए हैं, ठीक ना, स्थिर रह गए हैं। बाकी सब क्या हो गए, लेट गए हैं। तो कमी जो होगी, तो कितना कमी होगी? तो कमी जो होगी, तो पहली बात हम लोग संख्या में निकाल लेते हैं। 300 पेड़ थे, 243 ही बचे हैं, तो मतलब कितने, 57 पेड़ों की कमी हो गई। 57 पेड़ों की कमी हो गई। अब देखिए, 57 पेड़ों की कमी है और कितने में, 300 में, तो प्रतिशत निकालना है हमें। 19 काट देंगे, 19% क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, पहला क्वेश्चन है और पहला ऑप्शन। ठीक, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। 300 पेड़ में 243 पेड़ बचे हुए हैं, तो 53 पेड़ क्या हुए, गिर गए हैं और कम हो गए, तो ये कमी का ही परसेंटेज निकालना था और कुछ भी नहीं। देखिए, एक क्वेश्चन है शेषफल प्रमेय से और इकाई अंक से, ठीक ना, यूनिट डिजिट से, मतलब है शेषफल प्रमेय से, लेकिन इसमें यूनिट डिजिट का जरूरत है। देखिए कह रहा है, इसका क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है हमें और 5 से भाग देना है, तो शेषफल क्या होगा। देखिए, शेषफल अगर बात करें, तो शेषफल के लिए हम लोग क्या बात करेंगे, देखिए ये एक ही डिजिट है ना, नीचे एक ही डिजिट है, तो इसका एक ही डिजिट हम बात करेंगे। ठीक, एक ही डिजिट की बात करेंगे। शेषफल जो है, तो एक डिजिट मतलब इकाई अंक, अगर इसका इकाई अंक निकाल लेते हैं, वही हो जाएगा हमारा क्या, शेषफल में भाग, मतलब शेषफल में काम दे देगा इकाई अंक से। देखिए, इकाई अंक के लिए हम लोग जानते हैं कि जो 6 है इकाई अंक, और इसके घात में देखिए पूरा लंबा चौड़ा सीरीज है, अभी कंटिन्यू है, ठीक ना। 21, 22, 23, यहाँ 23 होना चाहिए था, 23, 24, 25, 26, 27 ऐसे करके सब है, लेकिन हमें क्या लेना है, यूनिट डिजिट लेना है। तो यूनिट डिजिट जानते हैं हम लोग कि 6 का पावर 1 अगर होगा, तो 6 कम 6, 6 के पावर 2, 6 के 36, और 6 के पावर 3 लेंगे तब पर भी, 6 के पावर 4 लेंगे तब पर भी, मतलब कि क्या होता है कि 6 के पावर जितना भी रहे, तो यूनिट डिजिट जो आएगा 6 ही आएगा। ठीक, यूनिट डिजिट जो होगा 6 आएगा। तो देखिए कितना भी हो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। तो 6 होगा, तो फाइनल 6 में से 5 से भाग देंगे अगर 6 में, तो कितना होगा, एक शेषफल आएगा ना, रिमाइंडर हमारा बचेगा 1, जो कि ऑप्शन बी में है, और कुछ ज्यादा करना नहीं है। और इसी तरीके से अगर 3 है, 4 है, 5 है, तो ऐसे करके सबका हम लोग देख लेते हैं। यहाँ है 6। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए की चाल बी की चाल से 30% अधिक है। यदि ए और बी 117 मीटर लंबी दौड़ में दौड़ लगाते हैं, तो ए को दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी को शुरुआती बढ़त के रूप में देना पड़ेगा, ठीक ना, ताकि दौड़ बराबरी में समाप्त हो। देखिए 117 मीटर लंबा है जो दौड़ है, 117 मीटर है, ध्यान से समझिए, 117 मीटर है, 117 मीटर लंबा है, दौड़ का जो ट्रैक है मतलब बनाया हुआ है कि इतना सीमा है, 117 मीटर दौड़ना है। अब बात करें तो ए की चाल जो है बी की चाल से 30% अधिक है, 30% अधिक है, तो सिंपल अगर हम बी की चाल ले लें, बी से अधिक है ना, बी की चाल से, तो अगर बी की चाल को अगर हम ले लेते हैं, बी की चाल अगर 10 लेंगे, तो ए की चाल होगी 13,
30% अधिक होगा, 13 हो जाएगी। ठीक, तो देखिए अब कह रहा है कि बी को मतलब कितना शुरुआती बढ़त में, देखिए बी का चाल तो कम है, मतलब बी की चाल कम है, लेकिन कितना पहले उसको दौड़ा दिया जाए, कितना मीटर उसको भेज दिया जाए, उसके बाद ए को और बी को दोनों को एक साथ दौड़ाया जाए, ताकि दोनों का रेस जो है मतलब दोनों बराबर पर पहुंचे। ठीक, ये तो हालांकि है अन्याय ही, भाई वो एक स्पीड ज्यादा है, ज्यादा स्पीड से जल्दी से पहुंच जाएगा, लेकिन क्या करना है, यहाँ दोनों को बराबर पहुंचाना है। तो बराबरी पर पहुंचाना है तो एक को तो आगे रखना पड़ेगा, तो एक को आगे रखना पड़ेगा, कुछ दूरी तो आगे रखना ही पड़ेगा ना। तो यही कितनी दूरी आगे रखना पड़ेगा कि दोनों यहाँ एक बराबर समय पर क्या हो, दोनों यहाँ पहुंच जाएं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसको करते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहली बात 117 मीटर है, इसको तो ना तो आगे करना है बेचारे को, ना तो पीछे करना है। अच्छी बात यह है कि इसको पीछे भी नहीं करना है। तो क्या करना है, ये हमें देखना है कि ये 13 किलोमीटर प्रति घंटा है या फिर मीटर है, तो 13 मीटर पर सेकंड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। 13 मीटर पर सेकंड से अगर चल रहा है तो 117 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, ए द्वारा जो है समय लगेगा 117 मीटर का 13 के स्पीड से, तो कितना होगा 13 9 117, अगर सेकंड मीटर सेकंड की बात करें तो 9 सेकंड लगेगा, 9 सेकंड तो इसको लगेगा। लेकिन अब हमें करना है क्या कि बी को थोड़ा आगे बढ़ाना है, स्पीड उसकी कम है, तो कितना आगे बढ़ाएंगे कि दोनों साथ पहुंच जाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बी को देखते हैं 9 सेकंड में कितना दूरी जाएगा। ठीक, बी को देखते हैं 9 सेकंड में, तो 9 सेकंड में पूरा दूरी पार कर गया ए। ठीक, तो बी की बात करें तो बी अगर जाएगा 9 सेकंड में कितना दूरी जाएगा, अरे 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है इसकी, तो जो बी है, बी द्वारा जो दूरी होगी कितने में, 9 सेकंड में, 9 सेकंड में होगी 90 मीटर, 90 मीटर होगी। 90 मीटर दूरी गया, लेकिन 117 मीटर दूरी जाना था, तो सीधा सीधा चल रहा है, साफ पता चल रहा है कि 27 मीटर और इसको दूरी अगर आगे बढ़ा कर रख दिया जाए, कितना 27 मीटर दूरी इसको पहले से रख दिया जाए, यहां हो गया बी और यहां पर ए है। अब ये 9 सेकंड में क्या करेगा, यहां पहुंच जाएगा, और ये क्या करेगा 9 सेकंड में केवल 90 मीटर ही जा सकता है, तो इसको यहां रखेंगे तो 9 सेकंड में यहां पहुंच जाएगा, और ये 9 सेकंड में यहां से यहां पहुंच जाएगा, मतलब दोनों बराबर समय पर क्या होंगे, यहां पहुंच जाएंगे, एक साथ ही बराबरी पर समाप्त होगी दौड़। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 27 मीटर, जो कि ऑप्शन डी में है। देखिए अब ये क्या है, एक व्यक्ति 8 घंटे में 320 किलोमीटर ड्राइव करता है, 5 घंटे में 40 किलोमीटर साइकिल चलाता है, और फिर 7 घंटे में 40 किलोमीटर चलाता है। चालक की औसत गति बराबर, देखिए अगर दूरी स्पीड दिया होता, 2 स्पीड दिया होता तो उसका फार्मूला अलग था, पहला स्पीड 2 मल्टीप्लाई पहला स्पीड और दूसरा स्पीड बटे में पहला स्पीड प्लस दूसरा स्पीड हो जाता। ठीक, ये अगर दोनों की चाल दी होती तब 2 की, लेकिन यहाँ क्या है 3 बार चला हुआ है ना, एक बार 8 घंटे में है, और एक बार क्या है 5 घंटे में, और तीसरी बार क्या है 7 घंटे में। तो टोटल दूरी ये वाला काम यहाँ नहीं करेगा हमारा, लेकिन औसत के लिए याद रखिए, दो स्पीड दिया हो तो उसका औसत के लिए फार्मूला। ठीक ना, देखिए टोटल दूरी 320 किलोमीटर चला है यहाँ, और 40 किलोमीटर ये चला है, और फिर 40 किलोमीटर ये चला है। ठीक, और समय कितना लगा है 8 घंटा, 8 5 13 और 13 7 20 घंटा। ठीक, तो इसको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा हमें कितना 400 बटे 20, तो हो जाएगा कितना 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर इसकी औसत चाल होगी। ठीक, जो कि ऑप्शन डी में है। चलिए अगला क्वेश्चन करा, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर 10% की हानि पर बेचता है। देखिए भाई दुकानदार पहला मिला जो हानि पर बेच रहा है, ठीक, लेकिन 30% कम वजन के बाट का उपयोग करता है। वाह, यहां ये बात है, मतलब 10% की हानि दिखाकर जनता को मूर्ख बना रहा है कि देखिए भाई हम तो आपके लिए क्या कर रहे हैं, घटा सह रहे हैं, 10% खुद घटा सह रहे हैं, ठीक ना। लेकिन क्या है, ये 30% बाट का वजन जो है वही घटा दिया है, आपको 1 किलो में 1000 ग्राम देना चाहिए तो 700 ग्राम दे रहा है। ठीक, कपटी है, वही हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वही हाल है यहाँ। तो क्या है उसका लाभ क्या होगा, देखिए लाभ कमा रहा है, आपको दिखा रहा है कि हम हानि में हैं, ठीक ना।
तो देखिए क्रय मूल्य पर 10% की हानि, 1000 के सामान को 10% की हानि दिखाने के लिए बेच रहा है तो 900 में बेच रहा है, ठीक, 900 में तो बेच रहा है, लेकिन 30% वजन में कम कर रहा है तो 1000 को क्या करेगा, 700 ग्राम को बेच रहा है ना, तो कुल मिलाकर 700 ग्राम को 900 में बेच रहा है, ठीक। देखिए तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले देखते हैं जो 10% कम बेच रहा है, 10% हानि पर बेच रहा है, जो 1000 पर क्या कर रहा है, 1000 के सामान को 900 ग्राम में बेच रहा है, मतलब 900 में बेच रहा है, तो एक पर क्या होगा 9/10, और उसके बाद यहाँ असलियत तो यह है कि 700 ग्राम को क्या कर रहा है, 30% वजन को घटा दे रहा है, तो 1000 का 700 ग्राम हो जाएगा, तो 700 ग्राम को क्या कर रहा है 900 पर बेच रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रियलिटी में क्या है 700 ग्राम पर 900 बेच रहा है, ठीक, तो एक पर कितना होगा 9/7 होगा, ठीक। तो देखिए ये हानि में बेच रहा है तो जाहिर सी बात है उसके नजर में कम है पैसा, और ये लाभ कमा रहा है तो ये अधिक है, तो उसका लाभ जो होगा वास्तविक लाभ, तो 9/7 पहले और 9/10 बाद में, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 70, हो जाएगा 90, 9×7=63, अब इसको घटाएंगे तो मिलेगा कितना 27 बटे मिलेगा 70, ये उसका क्या है वास्तविक लाभ है। लेकिन बात करें परसेंटेज की, बात करें तो वास्तविक लाभ है 27/70, और क्रय मूल्य मतलब जो खरीद पड़ रहा है बेचारे का, हानि पर बेच रहा है ना ये, तो क्या होगा 9/10, इसका निकाल देते हैं परसेंटेज, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 27/70 गुणे 10/9, तो ये हो जाएगा 9×3=27, 3, और ये इससे कटेगा तो हो जाएगा कितना, गुणे में 100 है भाई, क्या होगा 300/7, इसको मिक्स में बदलना होता तो मिक्स में बदल देते, बट ऑप्शन में क्या है मिक्स में नहीं है, तो क्या होगा इतना परसेंट होगा, कितना है 300/7, 300/7 ऑप्शन में तो नहीं है भाई, शायद ही मिस प्रिंट हो गया, गलत आंसर दे दिया है, 300/7%, देखिए परसेंट भी रहेगा, तो यही ऑप्शन होगा 300/7, ऑप्शन में कुछ भी दिया हो लेकिन आपका सोल्यूशन सही आना चाहिए और आंसर सही आना चाहिए, ठीक। तो अगला क्वेश्चन, पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। हाँ देखिए 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या जो थी 66,000 थी, पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 5% की कमी हुई, तो वर्तमान में जनसंख्या देखिए 66,000 थी, 5% की वृद्धि हुई, 5% की वृद्धि हुई मतलब 105/100, और 5% की कमी हुई मतलब 95/100। अब देख लेते हैं फाइनल इसका क्या होगा, 66,000 और गुणे में क्या हो जाएगा 105/100, 95/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब ये क्या हो जाएगा, अगर 5 से काटते हैं तो 20×5 = 100, और 5 से काटते हैं तो 21, ठीक 21 होगा। अब इसको काटते हैं 5 से अगर काटेंगे तो कितना मिलेगा, 19×5 = 95, 19×5 = 95, 4×5 = 20, 4×5 = 20, तो यहाँ क्या मिला हमें 660 गुणे 21 गुणे 5/4, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें फिर से 21, 1 मिनट, यहाँ 19 होगा, 19×5 = 95, ठीक, तो 19 होगा,
19। और इसको अगर 4 से काटते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 4 एकम 4 बचेगा कितना? 26। 4 एकम 4 26 बचेगा और उसके बाद हो जाएगा 600 हो जाएगा, 150 से कट जाएगा, 150 चौके 600 और उसके बाद ये 60 है तो 15, मतलब 150 15 हो जाएगा 165। 165 और 21 का गुणा करेंगे, 4 से तो कट गया ना, और उसके बाद फिर 19 का गुणा करेंगे। 21 और 19 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा? 21 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 210 और माइन 210 में 420 होगा। इसको 20 मानकर कर लेते हैं, ऐसे ना समझ आया तो 20 इसको मानिए, कैलकुलेशन आसान करिए। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 420 और माइनस क्या हो जाएगा? 21, कितना हो जाएगा? 399 हो जाएगा 399 और गुणे में क्या है? 165। इस सबको काटते हैं, मतलब गुणा करते हैं तो मिलेगा हमारा कितना? 6,05,835। ठीक, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15% और 25% की दो क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट कितनी होगी? ठीक, तो दो क्रमिक छूट है, मान लेते हैं 1 रुपया है भाई, 1 रुपया है, 1 रुपया पर क्या है? 15% छूट मतलब 85% में, और फिर 25% छूट मतलब 75 रुपया में। ठीक, तो पहले हम लोग छूट निकाल लेते हैं। अब क्या करना है? हमें काटना है इसको, तो इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 17 पचे 85 और ये मिलेगा 20 पंचे 100। अब इसको भी चाहे तो काट सकते हैं, काटेंगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा 15 पचे 75 और ये मिलेगा 20 पंचे 100। फिर इसको काटते हैं तो मिलेगा 4 पंचे 20 और 3 पचे 15। फिर 17 51, 51 बटे कितना हो जाएगा? 80, 51 बटे 80 हो जाएगा। अब क्या करते हैं? ये हमारा क्या होगा? इसको अब तो काट नहीं सकते। अब क्या हो जाएगा? इसके दो तरीके हैं करने के। या तो हम लोग कर सकते हैं कि जो एकल छूट है 1 रुपये पर, तो क्या हो जाएगा? मान लेते हैं यक्स है तो 100 माइनस यक्स बटे 100, एकल छूट है इसके बराबर होना चाहिए। ठीक, तो कितना है? 51 बट्टे 80। एक तो ये फार्मूला है, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन क्या होगा इसमें थोड़ा सा हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। एक सिंपल तरीका है कि क्या करेंगे, इसको इसी का हम लोग निकाल लेते हैं परसेंटेज। परसेंटेज निकालेंगे क्या मिलेगा? 4 दूनी 8 5 और ये मिलेगा हमें 5 5 पचे 25। इसको 4 से काट सकते थे, या फिर यही देख लीजिए, ये मिलेगा हमें 25 और ये मिलेगा हमें 10। 25 चौके 100 और 10 20, 20 चौके 80। और इसको काट सकते हैं, इसको काटेंगे 5 पचे 25 और इसको काट सकते हैं 4 पंचे 20। इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना? 400 माइनस 4x बराबर हो जाएगा 5 कम 5 क्या होगा? 5 कम 5 5 पचे 25, 255। और इसको जब उधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 4x बराबर मिल जाएगा 5। इसको 400 होगा भाई ना, 400 400 होगा। जब इधर जाएगा तो क्या मिलेगा हमें? 400 माइनस 255 मतलब ये मिलेगा 145 और यक्स बराबर मिल जाएगा 145 बट्टे 4। तो 4 तेई 12 और 4 तेई 12 हो गया, बचा कितना? 2 25, 4 छक्का 24 36
36 हो गया और एक बचा तो 1/4, मतलब 36 सही 1/4 जो होगा, 36 सही 1/4, ऑप्शन बी में। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक डीलर सभी गुड़ियों पर 20% का छूट प्रदान करता है, वह उन ग्राहकों को कम हुई कीमत पर 5% का अतिरिक्त छूट प्रदान करता है जो नगद भुगतान करते हैं। ठीक, एक ग्राहक 1800 रुपए की कीमत वाली गुड़िया के लिए नगद में कितना भुगतान करेगा। देखिए बात यह है कि वो 20% का छूट तो दे रहा है सभी गुड़िया पर, लेकिन क्या कर रहा है कि जो नगद देगा तुरंत मतलब पैसा दे देगा, तो क्या करेगा वो 5% और छूट दे रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वो ले गया है इतने में, मतलब नगद में ले गया है, तो इस पर दोनों छूट क्या होगा, अप्लाई होगा, दोनों छूट अप्लाई होगा। उसका शर्त है कि छूट दोनों, मतलब नगद ले जाइए तो दोनों छूट पाइए। तो देखिए ये 80% में ले गया, 20% का छूट है तो 80% में ले गया, और उसके बाद 5% छूट मतलब 95 में ले गया है। ठीक, अब देखिए और इसको अगर काटना चाहे तो काट देते हैं, 0 से 0 कट गया और ये कट जाएगा, इससे कटेगा 5 दूनी 10 और इससे 9 दूनी 18, और उसके बाद एक कितना से कटेगा 17, 19 बचे 75, तो ये क्या होगा, अब कोई कटने वाला है नहीं, सब कट गया है, 9 9 दूनी 18, 5 से 19 75, फिर ये इससे कटे गया है, 0 से 0 कट गया है, मतलब 9 8 72 गुणे 19, 72 गुणे 19 72, अब इसका गुणा कर लेते हैं, 72 गुणे 19, इसके लिए क्या करेंगे, इसको 20 मान लेते हैं, 20 मानकर क्या करेंगे, 72 दूना हो जाता है 144, और इसके बाद इसमें से घटा देते हैं कितना, एक बार 72 को, 140 जीरो भी हो जाएगा, और 72 को घटा देते हैं, 72 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 8, और ए मिलेगा 7, मिलेगा 14, 13 है, 13 में से 7 गया 6, और यहाँ बचा 13, 1368, 1368 है ऑप्शन में, 1300 ऑप्शन में नहीं होगा, तब पर भी आंसर यही है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है 500 रुपयों को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित कीजिए जिससे ए और बी की धनराशि मिलाकर सी और डी को मिलाकर मिली धनराशि का 3 गुना हो। ठीक, बी की धनराशि सी की धनराशि से 4 गुना हो, और सी की धनराशि डी की धनराशि से 1.5 गुना हो, तो बी का हिस्सा ज्ञात करना है। देखिए पहली बात समझिए कि कह रहा है कि ए और बी की जो मिली हुई धनराशि दोनों को मिलाकर जो है सी और डी की धनराशि से 3 गुना हो, इसका 3 गुना हो, तो देखिए बांटते हैं, ए प्लस बी का रेशियो जो है सी प्लस डी के रेशियो से क्या है, ये 3 गुना है, मतलब ये 3 गुने अधिक है, तो इसका रेशियो 3 है, इसके पास 3 रुपया है, तो दोनों को मिलाकर तो इसके पास क्या है 1 रुपया है। बात समझे, ये है पहला शर्त कर रहा है। तो अब आगे क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट में क्या कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बांटना अभी इतने लोगों को है, तो 3 और 1 से तो काम बनने वाला नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, 5 से दोनों में गुणा कर देंगे तो कोई तो अंतर होने वाला है नहीं, तो 15 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अब बात समझिए, अब कह रहा है आगे पढ़िए और कहीं देखिए 3 गुना है, यहां तक तो हो गया, बी की धनराशि सी की धनराशि से 4 गुना है। देखिए सी की धनराशि अगर 5 है, ठीक, देखिए 5 हालांकि इन दोनों का जोड़कर है, ठीक ना, एक एग्जांपल की तरह लीजिए, अगर सी की धनराशि 4 है तो इसका क्या हो जाएगा, 4 गुना है तो 16 हो जाएगा, 5 है तो 20 हो जाएगा। बात समझ में आया, मतलब 4 गुना है। और आगे भी कुछ कह रहा है सी की धनराशि डी की धनराशि का 1.5 गुना है, सी की धनराशि जो है डी की धनराशि का क्या है 1.5 गुना है, 1.5 गुना है, मतलब इसमें अगर 1.5 से हम भाग गुणा करते हैं डी में, तब इसके बराबर आएगा बेचारा। बात समझ में आया, 1.5 गुना है मतलब ये 1.5 गुना अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर 1.5 से भाग गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसके बराबर होगा, या फिर इसमें हम अगर भाग कर दे तो तब पर भी डी बराबर हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 2c बराबर हो जाएगा 3d। अब इसका रेशियो निकालते हैं, तो c रेशियो d जो हमारा मिलेगा, c रेशियो d जो मिलेगा, हमें मिलेगा कितना, c रेशियो d जो मिलेगा क्या मिलेगा
3:2। ठीक, डी इधर आ जाएगा और उधर चला जाएगा। ठीक, इन दोनों का रेशियो जो है सी और डी का रेशियो क्या है, 3:2 है। तो देखिए सी और डी दोनों को यहाँ बांटने में 5 रुपया मान लेते हैं दिए हैं, हालांकि है 500 रुपया। ठीक, क्या करेंगे 5 से दिए हैं, अगर 5 इकाई दिए हैं तो इन दोनों का रेशियो जो है क्या है, 3:2 का है। 3 2 5 होता है, बड़ा सही बैठ भी गया। तो देखिए सी को अगर 3 देते हैं, डी को 2 देते हैं, तो 5 में बांटना है हमें भाई। सी को क्या करेंगे 3 दे दिए और डी को क्या दे दिए 2 दे दिए। इन दोनों का रेशियो तो डिफाइन हो गया, लेकिन अब आगे क्या कर रहा है कि सी का 4 गुना है बी। ठीक ना, सी की धनराशि का 4 गुना है कौन, बी। सी की राशि का 4 गुना है तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। अब बचा क्या यहाँ जो बचा, यहाँ रेशियो कर देते हैं फिर प्लस कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ने पर क्या है 5 है। अब देखिए 15 टोटल था, 12 तो बी ले लिया, अब ये कितना लेगा 3 लेगा। अब सबका हिस्सा हमें मिल गया, सबका हिस्सा मिल गया और सभी क्या है कंडीशन जो है इसको सेटिस्फाई कर भी रहे हैं। ठीक ना, अब क्या करना है हमें, ये तो इन सबका राशि हो गया। अब इन सबको जोड़ते हैं तो 500 रुपया हमारा आना भी चाहिए भाई, तभी तो हम लोग किसका है, बी का हिस्सा निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 15 और 5 20, मतलब सबका राशि अगर जोड़ते हैं तो 20 पर कितना है 500 रुपया है। 500 रुपये में बांटना है 20 इकाई में, तो एक इकाई में कितना हो जाएगा 500 बट्टे 20, 1 0 से 1 0 गया और हो जाएगा 25। एक इकाई का वैल्यू होगा 25 होगा। और हमें क्या करना है, बी का हिस्सा निकालना है। बी का हिस्सा निकालने के लिए बी को मिला है 12, तो मतलब बी का जो हिस्सा होगा, बी का जो हिस्सा होगा मिलेगा 12 गुणे 25। 12 गुणे 25 मतलब 150 और हो जाएगा 300, टोटल हो जाएगा 300 रुपया बेचारे को मिलेगा। हालांकि 300 रुपया कम थोड़ी है, आधा से अधिक तो यही ले लिया। ठीक, ये क्या है 300 रुपया इसका होगा बी का हिस्सा। आगे कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में पहले 40% की कमी की जाती है और फिर 40% की वृद्धि की जाती है, तो वेतन में प्रतिशत देखिए कमी की गई। मान लेते हैं 100 रुपया उसके पास था वेतन उसका मंथली, तो 40% कम किया गया तो 60 पर आ गया। अब जब 40% बढ़ाया गया तो 40 रुपया तो बढ़ेगा नहीं, 40 रुपया घटा था, क्यों, क्योंकि 100 रुपया वेतन था। अब 60 रुपया बचा तो 60 रुपया का भाई बढ़ाएंगे तो 60 रुपया का 40% बढ़ेगा ना, वैसे 100 रुपया का तो बढ़ेगा नहीं। तो घटाकर अगर बढ़ाते हैं तो क्या मिलेगा, हमेशा कमी ही मिलती है, लेकिन अगर बढ़ाकर घटाते हैं तो हमेशा वृद्धि मिलेगी। ठीक, बात समझ में आया, तो क्या है कमी करके कमी की जाती है फिर वृद्धि की जाती है, तो हमेशा कमी ही होगा। ठीक, कमी पूछा भी है, प्रतिशत कमी। अगर पूछता कि क्या होगा, यहाँ लिखा होता कमी वृद्धि, तो कमी ही होता। ठीक, तो देखिए इसके लिए फार्मूला भी है, क्या करेंगे 40 का स्क्वायर बटे 100, यही फार्मूला है, सीधी सी बात, और कमी होगा। ठीक, तो क्या मिलेगा, इसको करेंगे तो 400 सॉरी 1600 हो जाएगा, 4 चौके 1600 होगा ना, 1600 बटे में 100, और प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत तो हवाई करेगा, क्या मिलेगा, इससे कट गया तो मिलेगा हमें 16%, और कमी है। ठीक, कमी है तो कमी 16% कमी दिया हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए एक शंक्वाकार बर्तन में आधार की त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर है। बर्तन पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है, जो शंक्वाकार है। शंक्वाकार आप लोग जानते हैं, जोकर की टोपी, यह है शंक्वाकार। और क्या कह दिया है, इसका त्रिज्या जो है, आधार त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। क्या है 5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है। और उसके बाद क्या कर रहा है, उसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर है, और पूरी तरीके से बर्तन भरा हुआ है। कह रहा है इस पानी को, भाई इतना सिंपल तो पूछेगा नहीं और इतना टफ भी नहीं पूछेगा, टेंशन मत लीजिए। कह रहा है कि पानी को एक ऐसे बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसका आधार त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है, और बेलना उसका कह रहा है कितनी गहराई तक, इसकी गहराई क्या होगी पानी की, देखिए क्या है बेलनाकार बर्तन है, इसी में हमें क्या करना है, इस पानी को उठाकर डालना है, जिसका आधार त्रिज्या, बेलन है तो ऊपर नीचे सब त्रिज्या बराबर ही होगा, आधार त्रिज्या क्या है 10 सेंटीमीटर।
10 सेंटीमीटर क्या है इसका आधार त्रिज्या, ये आधार त्रिज्या हो गया। अब क्या कर रहा है कि इसकी हाइट कितना, मतलब कितना ऊपर पानी आकर ऐसे इसमें रुकेगा, कितना ऊपर तक पानी जाएगा, इसकी गहराई जो होगी कितनी होगी पानी की। तो देखिए पानी का आयतन तो दोनों में सेम ही होगा ना, तो पानी का आयतन तो हम लोग जानते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच और सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक। और शंकु का आयतन जो होता है शंकु का आयतन जो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और इन दोनों में हाइट तो अलग अलग है भाई ना, एक ही हाइट को मत रख दीजिएगा। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए। इसका सोल्यूशन देखिए क्या है, पाई आर स्क्वायर एच जो है मान लेते हैं, एक को कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक, बेलन का, और ये बराबर आयतन है ना, बराबर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ आर भी अलग है भाई, एच। अब देखिए ये पाई से पाई तो कट ही जाना है, इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि पाई की वैल्यू तो दोनों जगह सेम है। आर की बात करें तो बेलन में आर जो है वो अलग है, बेलन में आर जो है 10 सेंटीमीटर है, 10 गुणे 10 हो जाएगा, और हाइट इसका तो हमें पता नहीं है, यही तो हमें निकालना है। और ये क्या हो जाएगा 1/3 गुणे आर, इसका आर कितना है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक। और यच कितना है, यच है 24। अब इसको देखते हैं, काटते हैं, 8 3 के 24 कट गया, 5 दूनी 10 2, फिर 5 दूनी 10 2, ठीक। अब ये हो जाएगा 4, अब ये 4 या तो इसे काटते हैं, 2 1 कम 2, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 है, और उसके बाद फिर 2 1 कम 2 और मिलेगा 2। तो कुल कट कुटा के बचा है एच बराबर 2, एच बराबर 2 सेंटीमीटर, मतलब पानी की जो गहराई होगी 2 सेंटीमीटर होगी, या फिर कह सकते हैं कि बेलनाकार जो बर्तन होगा, ग्लास हो या कुछ भी हो, उसमें कितनी ऊंचाई तक पानी आएगा, 2 सेंटीमीटर तक आएगा, ये सभी अगर कंडीशन फुलफिल कर रहे होंगे तब, ठीक। ऑप्शन ऑप्शन सी है भाई। देखिए अब P उतना काम कर सकता है जितना P Q और R मिलकर कर सकते हैं, और P और Q मिलकर एक काम को 8 घंटे 24 मिनट में कर सकते हैं, और R 42 घंटे में कर सकता है। तो वह समय घंटे में ज्ञात कीजिए जो Q अकेले कार्य करने के लिए चाहिए Q को, ठीक। देखिए P जो है, P की क्षमता देखिए, P जो है उतना काम कर सकता है जितना Q और R दोनों मिलकर कर सकते हैं। बात समझ में आया। अब उसके बाद कर रहा है कि P और Q मिलकर कार्य कर सकते हैं, और P और Q दोनों मिलकर कितने समय में काम किए हैं, 8 घंटा 24 मिनट में। P और Q दोनों मिलकर काम किए हैं 8 घंटा 24 मिनट में। दोनों का समय जो होगा दिया हुआ है, समय तो दिया हुआ है कितना, 8 घंटा 24 मिनट, ठीक। तो कितना होगा 6 चौके 24, 4 और हो जाएगा 6 कम 6 6 चौके 24 मतलब 10, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 8 पंचे 40 2 42, 42/5 घंटा, ठीक। 42/5 घंटा होगा, ये दोनों काम उतने में करेंगे। अब देखिए अब क्या है कि ये तो इतने में काम करेंगे ना, इतने समय में, लेकिन अगर 1 घंटे की बात करें, घंटे में कितना भाग काम करेंगे, तो 1 घंटे में किया गया कार्य, 1 घंटे में किया गया कार्य जो होगा 1 घंटे में किया गया कार्य जो होगा ए P प्लस Q के द्वारा, ये होगा हमारा, इसका उल्टा हो जाएगा, काम अगर 1 मानते हैं तो 5/42 भाग, 5/42 भाग 1 घंटे में सब काम करेंगे, ठीक। तो ये क्या है, P प्लस Q का क्षमता है। अब क्या कर रहा है, R अकेले 42 घंटे में करेगा, तो R की क्षमता जो होगी, R कितने घंटे में
कितना भाग करेगा 1 घंटे में? 1/42 भाग। बात समझ में आया? अब क्या करना है, उन सब की क्षमता पता चल गई, हमें क्यू का क्षमता निकालना है। तो यहां से अगर पी की हम निकाल लेते हैं, पी की क्षमता यहां से पी की निकालें तो पी बराबर क्या होगा? 5/42 माइनस क्यू। मतलब इतना भाग जो है काम करेगा पी अकेले। तो पी की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। ठीक, पी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है? 5/42 है पी, 5/42 माइनस क्यू बराबर क्यू प्लस आर कितना समय काम करेगा, कितना भाग करेगा? 1/42। अब देखिए क्यू को उधर ले जाएंगे तो 2 क्यू हो जाएगा, 2 क्यू, और इसको इधर ले आएंगे तो मिलेगा 5/42 माइनस 1/42। तो मिलेगा क्यू बराबर जो मिलेगा, ये मिलेगा हमें 42 तो लॉस हो जाएगा, मिलेगा 5 में से 1 गया 4, और ए इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 2, तो इससे 1 कट गया, क्या मिलेगा? 2, और इससे 1 कटेगा तो मिलेगा 1/21। ये इतना भाग क्यों काम करेगा? बात समझ में आया? इतना भाग काम करेगा, इतना समय नहीं ले रहा है, इतना भाग काम करेगा। अगर समय पता है हमें तो ठीक है, भाग निकाल लेंगे, लेकिन अगर भाग पता है तो समय कैसे निकालेंगे? इन्वर्स कर देते हैं। मतलब एक काम है तो उसको करने में क्यू द्वारा समय जो लगेगा, क्यू के द्वारा जो समय लगेगा हो जाएगा 21 घंटा हो जाएगा। ठीक, या फिर 1/21 कर सकते हैं ऐसे, 1/21। ठीक, तो इसको अगर उल्टा करेंगे तो 21 ही आएगा ना, फाइनली 21 आएगा, जो है 21 घंटा। 21 घंटा जो कि ऑप्शन सी में है। चलिए आगे, एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी ऊंचाई इतना है और आधार व्यास इतना है? आधार व्यास दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर है 10 मिलीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 5 मिलीमीटर। ठीक, आधा होता है। अब ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर और एच प्लस आर। पाई और आर की वैल्यू क्या है? 5 है, एच कितना है? 8.5, और प्लस क्या है? आर 5 हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 13, मतलब 13 गुणे 13.5 है भाई, 13.5 गुणे बाहर वाला 5 जो है। ठीक, तो 5 × 5 = 25, 5 × 15, 5 × 5, तो हो जाएगा 6, 25, अरे पाई तो है, पाई यहाँ लिख लीजिए, और मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर है, तो भूलना नहीं है भाई। ठीक, 67.5 पाई मिलीमीटर स्क्वायर है, पाई में दिया है ना, तो अगर दशमलव में और दिया होता तो उसको खोलते। देखिए, 3 साझेदार ए बी सी ने एक व्यवसाय शुरू किया और लाभ को क्रमशः, मतलब ए लेगा 2 और बी लेगा 3 और सी लेगा 5 के अनुपात में बांटने का फैसला किया। यदि बी का हिस्सा कितना है? बहुत बड़ी रकम है भाई, वो बहुत बड़ा व्यापार है, ठीक ना? कितना है? 7,50,000 है। तो कुल लाभ की गणना कीजिए, कुल लाभ। बात समझिए, लाभ यहां से उठा लेते हैं। ए को मिला है 2x, बी को मिला है 3x, और सी को मिला है 5x। कुल अभी पता नहीं हमें, यही हमें पता करना है। ठीक, तो देखिए अब जबकि ये क्या है? बी का हिस्सा जो है ये है, अब बी का हिस्सा मिला कितना है? 7,50,000। 7,50,000 है तो बी का हिस्सा है, मतलब यहां से मिलेगा हमें 3x बराबर 7,50,000, तो x बराबर मिलेगा 2,50,000, 2,50,000 मिला, x बराबर मिल गया। अब इसमें हमें क्या करना है?
2,50,000 मिल गया, तो अब सबको जोड़ देना है और इसकी वैल्यू रख देना। इन करेंगे 5, 5 5 10, मतलब 10 10 यक्स की वैल्यू मिली है, मतलब 2,50,000। 2,50,000 में एक और जीरो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 25 लाख। कितना हो जाएगा? 25 लाख। 10 यक्स की वैल्यू मतलब कुल लाभ की गणना के लाभ का ही नहीं, तो लाभ की गणना क्या हो जाएगी? 25 लाख, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में 7% वार्षिक की दर से जो है 4,016 रुपया 25 पैसा साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो मूल राशि, साधारण ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज, सीधी सी बात है, साधारण ब्याज का फार्मूला जो होता है, साधारण ब्याज मतलब एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, बराबर होता है पी आर टी बाई 100। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है और इसके बाद रेट दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, लेकिन पी नहीं दिया हुआ है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा ऐसा है कि इसको रखते जाते हैं 40 16.25 गुणे में क्या हो जाएगा 100, तिरक गुणा इधर हो जाएगा तो, और ये दोनों आ जाएंगे नीचे, मतलब 5 गुणे 7। अब इसको करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 40 16 25 बटे में 5 गुणे 7। अगर 5 से पहले काटते हैं, 5 से काटेंगे तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और हो जाएगा 16 हो जाएगा 0, और 16 मतलब 5 15, 5 15, 1 बचा 12, 5 दूनी 10 और 1 बचा 5 15। अब 7 से काट लेते हैं, 5 से तो कट गया पूरा, अब 7 से काटते हैं, 7 एकम 7 और उसके बाद 7 एकम 7 तो हो गया, अब 1 बचा मतलब 7 एकम 7, 3 बचा, 3 बचा हो जाएगा 33, 7 चौके 28, बचा कितना 28, 5 33, 5 बचा 52, 7 सत्ते 49, 49 52 बचा मतलब बचेगा 3, 52 49 3, और उसके बाद 1 मिनट यहाँ 5 आया था ना, और हो जाएगा 7 पच्चे 35, 35 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 11,475, 11,475 जो कि ऑप्शन बी में है। आगे देखिए, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का घन का औसत क्या होगा? घन का औसत देखिए, अगर सिंपल प्राकृतिक संख्या होंगी तो उसका योग क्या होगा, योग निकालेंगे तभी घन निकालेंगे। हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में ये कर भी चुके हैं। देखिए योग जो होगा मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे ऐसे करके अगर n तक होगा तो इसका क्या होता है, इसका होता है n +1/2। ठीक, अगर ये हो जाए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे कर करके हो जाए n का स्क्वायर, तो ये होता है n और 2n + 1 और n + 2/6, ये होता है। अब उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, घन की बात कर रहा है, तो a क्यूब + 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब ऐसे ऐसे करके अगर n क्यूब तक की बात जाए और योग करना है तो इसका फार्मूला होता है n और n + 1/2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? तो हमें क्या करना है, औसत निकालना है, 4 ही संख्या है, 4 ही संख्या है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला अपनाएंगे, यही फार्मूला लगाएंगे 4 और 4 1 5 हो जाएगा, 5 बटे में 2, औसत निकालना है तो 4 अंकों का, तो 4 से भाग भी देंगे और होल स्क्वायर करेंगे। केवल 4 का हमें नहीं करना है, ठीक, इन्हीं सब का करना है, 4 का नहीं करना है। 4 गुणे 5 बटे 2 का होल स्क्वायर करके और 1/2 से 1/4 से गुणा कर देना, मतलब 4 संख्याएं हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा, अगर ऐसे खोल ले थोड़ा सा काटने के लिए आसान हो जाएगा, मिलेगा 4 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 5 बटे 4 गुणे 4, ठीक, 4 गुणे 4, तो ये दोनों से तो ये दोनों खत्म हो गए, ये दो दूनी 4 हो जाएगा, ये वाला 4, ठीक।
अब 5 बचे 25, 25 जो कि ऑप्शन बी में है। बस बात खत्म। अब देखिए, प्रकाश धारा के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है और धारा की दिशा में 44। ठीक, तो तैर सकता है धारा की चाल। देखिए, धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है, 32 किलोमीटर की रफ्तार से चल पा रहा है धारा की दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में, तो इसका मतलब है कि धारा से इसकी स्पीड ज्यादा है, नहीं तो बैक में आ जाता। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड अगर मान लेते हैं ए, धारा की स्पीड मान लेते हैं बी। ठीक, तो विपरीत में जा रहा है, मतलब ए किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, लेकिन ये बी किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पीछे ढकेल रहा है, तब पर भी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। और धारा के दिशा की अगर बात करें तो ए प्लस बी, चल तो रहा है लेकिन उसके धारा भी उसको ढकेल रही है, मतलब ये 44 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। ठीक, जोड़ेंगे तो बी से बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 6 और हो जाएगा 7। ए बराबर मिलेगा 38। तो उसकी चाल तो हो गई, ये तो ए माने थे उसकी प्रकाश की चाल, लेकिन ए की चाल मिल गई। अब पूछ रहा है धारा की चाल, तो इन दो इक्वेशन में से किसी में भी रख सकते हैं, हमारा वैल्यू निकल जाएगा। बी की वैल्यू निकालना है, तो मिलेगा हमें क्या क्या मिलेगा भाई, ये मिलेगा, अगर पहले वाले में रखते हैं तो मिलेगा, इसको उधर ले जाते हैं तो मिलेगा हमें क्या, माइनस बी बराबर 32 माइनस 38। तो मिलेगा बी माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6, तो बी बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धारा की चाल है। ठीक ना, देखिए आगे कह रहा है कि 192 और 480 का एलसीएम यक्स के 100 गुना से 60 अधिक है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इन दोनों का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो सीधी सी बात क्या है, 960 आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये दो बार ले जाएंगे तो 960 ही हो जाना है। इसको देखिए 960 से 960 को काट रहा है कि नहीं काट रहा है, तो क्या हो जाएगा, 19 पचे 95 और 2 पंचे 10, 950 और 10 60 हो जाएगा, मतलब 960 इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। 960 एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का। तो ये कह रहा है एलसीएम जो है ना, यक्स के 100 गुना, यक्स के 100 गुना, मतलब 100 यक्स लिख लेते हैं, 100 गुना से 60 अधिक है। साफ साफ दिख रहा है भाई, इसको इधर लाएंगे तो मिलेगा 900 बराबर 100 यक्स, तो यक्स बराबर क्या मिलेगा, 9। यक्स बराबर 9 निकल जाएगा, सीधी सी बात ऑप्शन डी में है। ज्यादा सोचना विचारना नहीं, ज्यादा समय भी नहीं लेना है इसमें, और कुछ इसमें खास भी नहीं है। देखिए, एक यात्रा में ठहराव को छोड़कर एक ट्रक की चाल जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, और ठहराव के साथ जो है 36 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, मतलब औसत है। और वह प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकता है, मतलब प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ठहराव मतलब रुक रुक के अगर चल रहा है तो 36 किलोमीटर का एवरेज आ जाएगा, और अगर नहीं रुक रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है, तो 90 की रफ्तार से आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, दो ही टाइप का रफ्तार होगा, तो इसमें जो ठहराव का जो समय होगा ना, ठहराव का समय, ठहराव का जो समय होगा ये होता है, सीधी सी बात, अगर पहली रफ्तार को ए मान लेते हैं, दूसरी रफ्तार को बी मान लेते हैं, तो ए माइनस बी बट्टे क्या हो जाएगा, ए। बात समझ में आया, क्या होगा, 90 माइनस 36 बटे ए, 90 माइनस 36 बटे ए, इसको अगर घटाते हैं तो क्या मिलेगा हमें, मिलेगा 4 और मिलेगा 5, 54, और ए क्या मिलेगा, 90। ठीक, 54 90। अब क्या है, एक घंटा में है, स्पीड तो घंटे में चल रही है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। इसको क्या कर रहा है, ऑप्शन में दिया है मिनट में, मिनट में दिया है तो मिनट में बदलने के लिए जानते हैं, 60 से गुणा कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, 20 तिहाई 60, 0 से 0 कट गया, 2 तिहाई 6 और 3 तरीके 9। तो अगर इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, 18 तिहाई 54, 18, 18 दूनी 36, क्या हो जाएगा, 36 मिनट। बात खत्म है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस क्लास का। रीता 12,000 रुपए में एक
खिलौना कार खरीदी और उसे 14,500 रुपए में बेच देती है। उसका लाभ प्रतिशत दशमलव के बाद 2 अंक तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक तक चलेगा। ठीक, तो देखिए 12,000 की खरीदी है, मतलब सीपी इसका जो है 12,000 है, और एसपी जो है 14,500 है, 14,500 है। तो उसका लाभ जो होगा, अगर घटाते हैं तो 2,500 होगा क्या, 2,500 होगा। 12,000 से 14,000, 12, 14, 2,500। लाभ प्रतिशत की बात करें तो, खरीदी कितने में है, 12,000 में। ऐसे कट जाएगा तो एक क्या मिलेगा भाई, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, एक बचा, और 250 हो गया। तो 250 है तो 20 बार तो जैबे करेगा, 20 बार, और उसके बाद बचा कितना, एक 10 बचा, 10 बचा है तो 10 बचा तो क्या होगा, 0 बढ़ा देंगे, हो जाएगा कितना, 100, 12 बटे 96, दशमलव लगा ही देंगे, 12 बटे 96, 20.8 आ रहा है। तो इसके अलावा तो इसकी ऑप्शन का तो कोई चांस ही नहीं है, यही हो गया हमारा आंसर। समय क्यों जाए पूरा भाग देने में, बर्बाद करने। अगर 20 भी आ गया तब पर भी यहाँ सही है, अगर 20 दशमलव कुछ करके होता तो आगे हम लोग देते, 20 दशमलव कुछ करके भी अगर ज्यादा होता तो हमें पूरा करना होता। हमें क्या करना है, आंसर को पकड़ना है और हमें अपने समय को बचाना है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को एक क्लास अच्छा लगा होगा, आप सभी लोग मेरे ख्याल से लास्ट तक जुड़े होंगे इस क्लास में। और चलते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, और अगले चीजों को लेकर, अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर, और कोशिश करेंगे कि कुछ नए टॉपिक को कुछ नया अंदाज में लेकर आए, और मिलते हैं, चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।